तो आज हम बिहार की कुछ सबसे बड़ी सरकारी योजनाओं के ताने बाने को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास जो दस्तावेज हैं वो सिर्फ नीतियों की एक लिस्ट नहीं है, बल्कि एक नक्शा दिखाते हैं, एक बदलते हुए बिहार का नक्शा। और ये नक्शा हमें एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर ले जाता है। आज हम एक कल्पना करेंगे बिहार की किसी गांव में रहने वाली एक बच्ची के दिन की। सुबह उठकर वो जो पानी पीती है, जिस रास्ते से वो स्कूल जाती है, जिस क्लासरूम में वो पढ़ती है, हम देखेंगे कि कैसे सरकार की ये योजनाएं उसकी रोजमर्रा की जिंदगी के हर पहलू को छू रही हैं। मुझे इन दस्तावेजों में एक बात बहुत हैरान करने वाली लगी, एक छुपी हुई कड़ी। ऐसा लगता है कि हर योजना के पीछे एक ही सोच काम कर रही है कि एक पानी का पाइप या एक पक्की सड़क का सीधा असर एक बच्चे के रिपोर्ट कार्ड पर पड़ सकता है। हाँ, इसे एक चेन रिएक्शन की तरह समझ सकते हैं। बिल्कुल, जैसे बेहतर बुनियादी ढांचा, उससे बेहतर स्वास्थ्य, फिर स्कूल में ज्यादा हाजिरी और आखिर में बेहतर पढ़ाई। बिल्कुल, ये सिर्फ ईंट और गारे की कहानी नहीं है, ये इंसान के विकास की कहानी है। और इस पूरी कहानी की पटकथा 7 निश्चय योजना के इर्द गिर्द लिखी गई है। तो चलिए इसी मास्टर प्लान से शुरू करते हैं। 7 निश्चय, ये शब्द सुनने में बहुत महत्वाकांक्षी लगता है। ये सिर्फ एक योजना नहीं बल्कि 7 वादों का एक गुलदस्ता है ना? आप इसे एक बड़ी छतरी की तरह देख सकते हैं जिसके नीचे बिहार के विकास का पूरा ढांचा खड़ा किया गया है। इसका मकसद सिर्फ एक-एक करके समस्याओं को सुलझाना नहीं है, बल्कि एक साथ हर मोर्चे पर काम करना है। ये एक दर्शन है जो कहता है कि समाज का विकास टुकड़ों में नहीं हो सकता। अच्छा, और ये 7 वादे हैं क्या? लिस्ट तो काफी लंबी है। हर घर को बिजली, हर घर तक नल का साफ पानी, पक्की गली और नालियां, हर घर में शौचालय। हाँ, और फिर छात्रों के लिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, युवाओं को हुनर सिखाने के लिए कुशल युवा कार्यक्रम और उन्हें आर्थिक मदद देने के लिए आर्थिक हल, युवाओं को बल। इस लिस्ट को ध्यान से देखिए। इसमें एक संतुलन है। एक तरफ पानी, सड़क, बिजली जैसा बुनियादी ढांचा है जो जीवन की नींव है, और दूसरी तरफ स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड और कुशल युवा कार्यक्रम जैसे सीधे इंसानी पूंजी में निवेश है। तो रणनीति 2 तरफा है। पहले एक मजबूत जमीन तैयार करो और फिर युवाओं को उस पर उड़ान भरने के लिए पंख दो। दस्तावेज में यह भी बताया गया है कि इसे 2 हिस्सों में बांटा गया है। पहला चरण 2015 से 2020 तक और दूसरा, जिसे 7 निश्चय 2 कहते हैं, 2020 से आगे चल रहा है। क्या इन दोनों में कोई बड़ा फर्क है? हाँ, फर्क दृष्टिकोण का है। पहला चरण जरूरतें पूरी करने पर केंद्रित था, मतलब बिजली नहीं है तो पहुंचाओ, पानी नहीं है तो दो। और दूसरा चरण? लेकिन दूसरा चरण अब भविष्य की सोच रहा है। इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी ऐसा विकास जो पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाए, और तकनीक पर ज्यादा जोर है। ये दिखाता है कि सोच सिर्फ आज की समस्याएं सुलझाने की नहीं, बल्कि आने वाले कल की तैयारी करने की है। ठीक है, तो चलिए हमारे उस चेन रिएक्शन वाले फॉर्मूले को परखते हैं। शुरुआत करते हैं पानी से, जो किसी भी समाज की पहली जरूरत है। हर घर नल का जल योजना। सुनने में तो बहुत सीधा लगता है कि हर घर में नल से पानी पहुंचाना है, लेकिन इसका असर कितना गहरा हो सकता है? यहीं पर कहानी दिलचस्प होती है। मकसद सिर्फ पानी पहुंचाना नहीं है, बल्कि पीने योग्य सुरक्षित पानी पहुंचाना है। इन 2 शब्द, पीने योग्य और सुरक्षित, से सारा फर्क पड़ता है। मतलब सिर्फ पानी नहीं, साफ पानी। हाँ, जब किसी गांव में पाइप से साफ पानी पहुंचता है तो आप सिर्फ प्यास नहीं बुझा रहे होते, आप उस गांव के डॉक्टर का काम आधा कर रहे होते हैं। हैजा, टाइफाइड जैसी पानी से होने वाली बीमारियां अचानक कम हो जाती हैं। और यहां से हम अपनी उस कड़ी को जोड़ सकते हैं। बेहतर ढांचा यानी पानी का पाइप सीधे तौर पर बेहतर स्वास्थ्य की वजह बनता है। और इसका असर हमारी उस काल्पनिक बच्ची पर क्या पड़ेगा? असर सीधा है। जब बच्चे कम बीमार पड़ेंगे तो वो स्कूल से छुट्टियां कम लेंगे। परिवार का पैसा और समय डॉक्टरों के चक्कर काटने में बर्बाद नहीं होगा, तो वो बच्चों की पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान दे पाएंगे। तो देखिए, एक पानी की पाइपलाइन कैसे एक बच्चे की अटेंडेंस शीट और फिर उसके रिजल्ट तक पहुंच जाती है। ये एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। बिल्कुल। पानी मुहैया कराने के अलावा मुझे इन दस्तावेजों में जल जीवन हरियाली मिशन का जिक्र भी देखा, जो 7 निश्चय 2 का हिस्सा है। ये तो लगता है कि ये सिर्फ पानी देने से एक कदम आगे की सोच है। ये भविष्य को सुरक्षित करने की सोच है। आप सिर्फ कुएं से पानी निकालते नहीं रह सकते, आपको ये भी सोचना होगा कि कुआं भरेगा कैसे। यह मिशन उसी का जवाब है। इसमें भूजल को रिचार्ज करना, पुराने तालाबों को जिंदा करना, बारिश के पानी को सहेजना, हाँ, और बड़े पैमाने पर पेड़ लगाना शामिल है।
ये प्रकृति का बैंक अकाउंट भरने जैसा है, ताकि भविष्य में पानी की कमी ना हो। इस मिशन में एक बात ने मेरा ध्यान खींचा। इसमें लिखा है स्कूलों में पर्यावरण शिक्षा। मुझे लगा था कि ये सिर्फ तालाब खोदने और पेड़ लगाने का प्रोजेक्ट होगा, लेकिन इसमें शिक्षा का एंगल भी है। और यही इसकी सबसे खास बात है। ये सिर्फ एक इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट नहीं है, ये एक सांस्कृतिक बदलाव लाने की कोशिश है। जब आप बच्चों को स्कूल में सिखाते हैं कि पानी कैसे बचाना है और पेड़ क्यों जरूरी हैं, तो आप सिर्फ छात्र नहीं, बल्कि भविष्य के जिम्मेदार नागरिक तैयार कर रहे हैं। और वो बच्चे घर जाकर अपने माता पिता को भी टोकेंगे। सही बात है। ये ज्ञान की एक ऐसी बूंद है जो पूरे तालाब को साफ कर सकती है। ठीक है, तो घर में साफ पानी आ गया, लेकिन जो गंदा पानी घर से निकल रहा है उसका क्या? अगर वो बाहर गलियों में जमा होगा तो बीमारियां तो फिर भी फैलेंगी। मुझे लगता है कि योजना में इसका भी ध्यान रखा गया होगा। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। और यहीं पर स्वच्छ भारत मिशन का बिहार में जो काम हुआ है वो सामने आता है। इसका सबसे बड़ा लक्ष्य था राज्य को ODF बनाना। ODF यानी ओपन डेफिकेशन फ्री, मतलब खुले में शौच से मुक्त। तो इसका मतलब सिर्फ शौचालय बनाना था? नहीं, और यही सबसे बड़ी गलतफहमी है। सरकारें शौचालय तो बना सकती हैं, लेकिन लोगों को इसका इस्तेमाल करने के लिए राजी करना असली चुनौती है। इसीलिए इस मिशन का जोर सिर्फ निर्माण पर नहीं, बल्कि व्यवहार परिवर्तन संचार पर था। व्यवहार परिवर्तन संचार, ये सुनने में बहुत भारी भरकम शब्द लगता है। जमीन पर इसका मतलब क्या था? क्या सिर्फ पोस्टर लगाना? पोस्टर से कहीं ज्यादा। इसका मतलब था लोगों की सोच और आदतों को बदलना। जरा सोचिए, इसके लिए नुक्कड़ नाटकों का इस्तेमाल किया गया, जहां स्थानीय कलाकार अपनी बोली में स्वच्छता का संदेश देते थे। अच्छा, ताकि लोग उससे जुड़ सकें? हाँ, स्कूलों में बच्चों को स्वच्छता दूत यानी हाइजीन एम्बेसडर बनाया गया, जो घर जाकर अपने बड़ों को जिद करते थे। ये लोगों तक पहुंचना था, उनकी भाषा में, उनके तरीके से। जब एक बच्चा स्वच्छता की बात करता है, तो उसका असर किसी सरकारी विज्ञापन से कहीं ज्यादा होता है। तो ये भी हमारी उसी कड़ी को मजबूत करता है। स्वच्छ माहौल, बेहतर स्वास्थ्य, स्कूल में नियमित उपस्थिति। और एक स्वच्छ स्कूल का माहौल तो सीखने के लिए और भी जरूरी है। जब स्कूल में साफ सुथरे शौचालय और हाथ धोने की व्यवस्था होती है, तो बच्चे एक गरिमापूर्ण और स्वस्थ वातावरण में पढ़ते हैं। अब बात करते हैं कनेक्टिविटी की, जो विकास की रीढ़ होती है। यहाँ भी दो तरह की कनेक्टिविटी दिखती है, भौतिक सड़कें और डिजिटल हाईवे। पहले बात करते हैं पक्की गली नाली योजना की। ये भी 7 निश्चय का एक अहम हिस्सा है। हाँ, और इसका असर हमारी उस काल्पनिक बच्ची के जीवन पर बहुत सीधा पड़ता है। गांव में एक पक्की सड़क का मतलब सिर्फ आने जाने में आसानी नहीं है। इसका मतलब है कि बारिश के मौसम में भी वो कीचड़ में सने बिना स्कूल पहुंच सकती है। मतलब स्कूल से छुट्टी नहीं होगी? बिल्कुल। इसका मतलब है कि बीमार पड़ने पर एम्बुलेंस उसके दरवाजे तक आ सकती है। इसका मतलब है कि उसके पिता अपनी सब्जियां आसानी से बाजार तक ले जा सकते हैं, जिससे घर की आमदनी बढ़ती है। ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर क्या हम ये मान सकते हैं कि सिर्फ सड़क बनने से ही पढ़ाई बेहतर हो गई? हो सकता है कि ये सिर्फ एक संयोग हो और सुधार के पीछे कोई और वजह हो। दस्तावेजों में इस बारे में कुछ है? यह एक बहुत जरूरी सवाल है। दस्तावेज सीधे तौर पर कारण और प्रभाव का वैज्ञानिक अध्ययन तो पेश नहीं करते, लेकिन वो एक तार्किक श्रृंखला जरूर बनाते हैं। जब पहुंच आसान होती है, तो शिक्षकों के लिए भी दूर-दराज के स्कूलों में नियमित रूप से आना आसान हो जाता है। अच्छा, ये भी एक पहलू है। हाँ, जब कनेक्टिविटी बेहतर होती है, तो स्कूल में मिड डे मील जैसी चीजें समय पर पहुंचती हैं। तो सड़क सिर्फ छात्र को स्कूल नहीं लाती, वो पूरे शैक्षणिक माहौल को बेहतर बनाती है। और भौतिक सड़कों के साथ साथ अब डिजिटल सड़कों की भी बात हो रही है। डिजिटल बिहार मिशन, आज के दौर में तो इसके बिना गुजारा ही नहीं। बिल्कुल, ये बिहार को एक डिजिटल रूप से सशक्त समाज में बदलने की एक बहुत बड़ी पहल है। एक तरफ ई-गवर्नेंस है, जिससे सरकारी सेवाएं ऑनलाइन मिल रही हैं, पारदर्शिता बढ़ रही है, लेकिन इसका दूसरा और शायद सबसे महत्वपूर्ण पहलू शिक्षा है। शिक्षा के क्षेत्र में डिजिटल मिशन का क्या असर हो रहा है? इसके तहत स्कूलों में डिजिटल क्लासरूम बनाए जा रहे हैं। सोचिए, हमारी वो काल्पनिक बच्ची अब अपनी क्लास में चाक और ब्लैक बोर्ड के साथ साथ एक इंटरैक्टिव स्क्रीन पर भी पढ़ रही है। शिक्षकों को ऑनलाइन ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि वो नई तकनीक का इस्तेमाल कर सकें। तो छात्रों को ई-बुक्स और वीडियो लेक्चर जैसी चीजें मिल रही होंगी? जी, ये सीधे तौर पर नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के लक्ष्यों को पूरा करता है, जो डिजिटल लर्निंग पर बहुत जोर देती है। इसी से जुड़ा बिहार स्मार्ट विलेज स्मार्ट सिटी एजुकेशन लिंक प्रोग्राम भी है।
ये शहरी और ग्रामीण शिक्षा के फर्क को पाटने की कोशिश जैसा लगता है। हाँ, ये डिजिटल खाई को पाटने की एक कोशिश है। इसका विचार ये है कि तकनीक का लाभ सिर्फ शहरों तक सीमित न रहे। स्मार्ट क्लासरूम और डिजिटल लाइब्रेरी जैसी पहल के जरिए ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि गांव में बैठे छात्र को भी वही शैक्षिक संसाधन मिले जो शहर के किसी अच्छे स्कूल में मिलते हैं। तो हमने पानी, सफाई, सड़क और इंटरनेट, इन सभी योजनाओं को एक-एक करके देखा। अगर हम इन सबको एक साथ जोड़ दें तो बिहार में शिक्षा के भविष्य की तस्वीर कैसी दिखती है? तस्वीर एक ऐसे इकोसिस्टम की दिखती है जहां हर चीज एक दूसरे से जुड़ी है और एक दूसरे को सहारा दे रही है। ये एक वैचारिक ढांचा है, जैसा हमने शुरू में बात की थी। बुनियादी ढांचा, बेहतर स्वास्थ्य, स्कूल में उपस्थिति और फिर बेहतर सीखने के परिणाम। तो ये अब सिर्फ एक थ्योरी नहीं है। नहीं, अब ये एक जमीनी हकीकत बनती दिख रही है। क्या शिक्षा के क्षेत्र में इन अप्रत्यक्ष प्रभावों के अलावा कुछ सीधे सुधार भी हुए हैं? हाँ, और वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को ज्यादा पारदर्शी और ऑनलाइन बनाया गया है ताकि स्कूलों को काबिल शिक्षक मिले। स्कूलों के अपने ढांचे पर भी बहुत काम हो रहा है। 4 दीवारी बनाना, लड़कियों के लिए अलग शौचालय, साफ पानी की व्यवस्था। और सबसे बड़ा बदलाव कहाँ आया है? सबसे बड़ा बदलाव सोच में आया है। अब जोर सिर्फ नामांकन पर नहीं बल्कि सीखने के परिणामों पर है। मिशन दक्ष जैसे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं जो पढ़ाई में कमजोर बच्चों पर विशेष ध्यान देते हैं ताकि कोई भी बच्चा पीछे न छूटे। यानी एक तरफ आप माहौल बना रहे हैं पानी, सड़क, स्वास्थ्य के जरिए, और दूसरी तरफ आप क्लासरूम के अंदर की गुणवत्ता भी सुधार रहे हैं। ठीक यही, ये एक समग्र दृष्टिकोण है। आप दुनिया का सबसे अच्छा स्कूल बना सकते हैं, लेकिन अगर बच्चा बीमार होने की वजह से वहां पहुंच ही नहीं पा रहा तो स्कूल का क्या फायदा? सही बात। और अगर बच्चा स्कूल पहुंच भी जाए लेकिन क्लास में पढ़ाने वाला कोई ना हो या पढ़ाने का तरीका पुराना हो तो भी बात नहीं बनेगी। ये सभी योजनाएं मिलकर उस फायदे को सुनिश्चित करती हैं। तो आज के इस विश्लेषण से जो बात उभर कर आ रही है वो ये है कि बिहार की ये योजनाएं अलग-अलग हिस्सों में काम नहीं कर रही हैं। 7 निश्चय की बड़ी छतरी के नीचे पानी से लेकर डिजिटल कनेक्टिविटी तक हर एक धागा मानव पूंजी के विकास और शिक्षा के बड़े लक्ष्य से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल, ये एक एकीकृत मॉडल है जहां बुनियादी ढांचे का हर निवेश आखिरकार राज्य के मानव संसाधन को मजबूत करने में लगता है। ये सिर्फ सड़कें और पाइपलाइनें बिछाने की कहानी नहीं है, ये एक पूरी पीढ़ी के भविष्य की नींव रखने की कहानी है। ये एक बहुत ही सकारात्मक और महत्वाकांक्षी तस्वीर है, पर हम जानते हैं कि नीतियां बनाना एक बात है और उन्हें जमीन पर उतारना दूसरी। और यहीं पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है जो हमें आगे सोचने पर मजबूर करता है। इन सभी योजनाओं को स्थायी जमीनी बदलाव में बदलने के लिए सबसे जरूरी तत्व इंसान है, यानी समुदाय की भागीदारी और नागरिकों की अपनी सोच। मतलब सरकार अपना काम कर सकती है, लेकिन असली जिम्मेदारी समाज की है। सरकार स्कूल बना सकती है, लेकिन बच्चों को भेजना समाज की जिम्मेदारी है। सरकार नल लगा सकती है, लेकिन पानी की एक एक बूंद बचाना नागरिक का फर्ज है। तो सवाल ये है कि ये मानवीय पहलू इन योजनाओं के लिए एक उत्प्रेरक यानी कैटलिस्ट का काम करेगा या एक चुनौती बनकर खड़ा रहेगा। किसी भी बड़े बदलाव की सफलता आखिरकार इसी पर निर्भर करती है।